Hello, everyone, and welcome to Tortured Podcast. I am Rahul, and with me, I have a very special guest today. Her name is Faizi Khan. Faizi is a writer and storyteller, and she is also a founder of an online story portal called Khayalon Ki Udaan. Faizi completed her MCA and served the corporate world for 6 years, but then her inclination towards literature and belief in the power of pen brought her into this world of literature. Faizi also trains people in writing, screenwriting, and storytelling, and also she has done various national level workshops for these. She has been featured in various news articles and blogs, and for her tremendous work, today, Torchhead has got the privilege of covering her opinions on the occasion of remembering the legendary Munshi Premchand ji on his anniversary. तो फैजी टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर व्हाई डोंट वी बिगिन विथ यू आई मीन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पहले सबको अपने बारे में बता दो और हमें पता चले कि आप जो है मतलब बेसिकली आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। आपने अपनी ग्रेजुएशन और सारी पढ़ाई जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से करी है, बट देन यू डिसाइडेड टू मूव टू लिटरेचर साइड, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने जो हमारे लिसनर्स हैं इनको आप ये बता सको कि आपने टेक्निकल बैकग्राउंड के बाद एकदम से लिटरेचर का सिलेक्शन क्यों किया, बिकॉज हम अगर आज लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें शुरुआत तो हमारे गेस्ट से ही करनी चाहिए। तो क्या है कि मैं एमसीए हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद कुछ साल की नौकरी के बाद और कई तरीके की नौकरियां कि मैंने की हैं, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, लिटरेचर का असर होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 6 साल की जॉब कल्चर के बाद फिर मैंने शिफ्ट किया और मैंने अपना वेंचर शुरू किया, नेम्ड एज ख्यालों की उड़ान। और उसमें मैंने कहानियां लिखी और वो कहानियां साइज की, जिसमें लोगों की जद्दोजहद होती थी और उन्होंने कैसे चीजें की हैं, कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें की हैं आम लोगों ने, जिसे हम बोलते हैं कि नहीं, आम इंसान कुछ कर नहीं सकता है या फिर उसके साथ ये बंदिशें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो सब फिर शुरू की और वो सब किस्सा कहानियों से ही शुरू हुआ, क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो हम जितनी भी जिंदगी निकालते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से रिलेटेड होती है। तो जो मेरा बचपन रहा है उसमें मेरे फादर मुझे कहानियां सुनाते थे, क्योंकि वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो वो कभी मर्चेंट ऑफ वेनिस मुझे सुनाया करते थे, कभी मुझे वो इस्मत चुगताई की कहानियां सुनाया करते थे, कभी वो मुझे जूलियस सीजर सुनाया करते थे सोते वक्त। और मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता था कि अच्छा रात होगी, पापा मूंगफलियों के साथ या फिर थोड़ी सी चाय के साथ ये सारी चीज मुझे बताएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। और तब उन्होंने मुझे प्रेमचंद की बुक दी थी, कुछ कहानियों की, और कहा था कि अगर बच्चे होते हैं ना तो प्रेमचंद से स्टार्ट करना चाहिए अगर तुम्हें लिटरेचर थोड़ा सा जानना है। और एक जो होती है कि मिट्टी की जो खुशबू होती है, जो आपके छोटे कस्बे की शबाहत होती है, वो अगर किसी से शुरुआत करनी है तो प्रेमचंद की कहानियों से करो। तो तब मैंने शायद दो बैलों की कथा पढ़ी थी, और तब मुझे एक पता चला था कि अगर आपका कोई पेट होता है, आपके पास गाय है या फिर कुछ ऐसे, तो आपके बहुत जज्बात जुड़े हुए होते हैं उससे। और उस जो जानवर आपके पास है वो भी इतना ज्यादा जज्बाती होता है अपने मालिक को लेके या फिर जिनके साथ वो रहते हैं, कि एक जानवर में भी इतने सारे जज्बात होते हैं और वो इतना ज्यादा चीजें करता है उन जज्बातों को लेकर। तो ये सब कुछ बचपन से शुरू हुआ। और जब पूरा जॉब में करती रही 6 साल तक, तब मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि लिटरेचर है या फिर पढ़ाई है जो एकेडमिक वाली नहीं, जो हम अपने लिए करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए ना हमारा जो हिंदी लिटरेचर है उसमें अंदर जाना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपने 1 साल लगा दिया और आपने एक कहानी पढ़ी और कहानी का शायद आपको कुछ निचोड़ इतना ज्यादा पसंद आया कि आपने अपनी जिंदगी में उसे अपना लिया। तो यहाँ से शुरुआत हुई। और इनकी जो कहानियां हैं मेरे बहुत दिल के करीब हैं, और मैंने कुछ कहानियों को इतना ज्यादा महसूस किया है क्योंकि ये खुद बनारस से थे, लंगी जो गांव है ये उधर के थे, और वहाँ के मदरसे में ही इन्होंने मौलवी साहब से अपनी तालीम ली, जैसे पर्शियन सीखी है, उर्दू जुबान सीखी है। तभी हम इनकी कुछ कहानियां पढ़ते हैं ना तो उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज मिलते हैं, खड़ी बोली भी होती है, पुरबिया भी होती है। तो तब आपको लगता है कि अच्छा हाँ, ये माहौल तो जाना पहचाना सा है, क्योंकि मैं खुद यूपी के एक छोटे कस्बे से हूँ, तो मुझे वो चीजें काफी रिलेट कर पाती हूँ मैं अपने आप से।
ओके, ये बहुत मतलब अच्छी बात है एक हिसाब से देखें तो अर्शी, क्योंकि आपकी जिंदगी में देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो मिला है आपके बचपन से, आपकी कहानियों से, आपके डैड ने जो आपको हमेशा कहानियां सुनाई उनसे। जी। और कहीं ना कहीं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, प्रेमचंद जी के बारे में, तो उनका इन्फ्लुएंस आप पे मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी एनी अदर ऑथर्स एंड राइटर्स, आई गेस, राइट? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी की जयंती पे उनके ट्रिब्यूट से अच्छा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर है, मुझे नहीं लगता फिर कि इससे बेहतर मैं किसी और से आज के दिन बात कर सकता था इस बारे में। तो यूर ये काइंड, यूर काइंड। थैंक यू। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी ये स्टोरी मुझसे शेयर करी। अब देखिए, मैं जो हमेशा से सोचता आया हूँ प्रेमचंद जी को लेकर के कि देखिए, हर स्कूल का बच्चा, मुझे लगता है भारत में हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जहां भी हैं, जिस भी बोर्ड से पढ़ते हो, अपने स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई के हो, जहां भी हो, जिस भी क्लास में हो, जिंदगी में एक दफे तो कम से कम उनको हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद का सामना जरूर करना पड़ता है। क्योंकि जी मुझे ये बिल्कुल मालूम है करना कि चाहिए। हाँ, उनको जो है उनकी सिलेबस में भी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां ऐसी इंक्लूड रहती हैं। मैंने भी जैसे जब पढ़ा, जब मैं 10th तक हिंदी के सब्जेक्ट हमें रहते थे, तो मैंने उसमें भी पढ़ा, तो प्रेमचंद की कोई ना कोई एक कहानी हमें जरूर पढ़ने को मिलती थी। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो लिटरेचर के बैकग्राउंड से हूँ नहीं। अच्छा। और हमारे यूथ में जितने भी लोग हैं, जो मेजोरली जो लोग लिटरेचर के बैकग्राउंड से नहीं है, उनको प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसे लेजेंड है जिनके बारे में जानना देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके बारे में जो आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से फिलहाल किसी को इतनी ज्यादा डिटेलिंग में मालूम होगा, तो आप प्लीज अपना एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो उनके तरफ है आपका, वो प्लीज शेयर कीजिए हमसे। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो आपको ना, आप जिस शहर से हैं, जिस कस्बे से हैं, उस कस्बे की शबाहत से ना बहुत नजदीक ला देते हैं। कि आप बहुत उन सारी चीजों को बहुत महसूस करते हैं। जैसे सामने कोई औरत बैठी है, वो चरपाई पे बैठी है और थोड़ी सी ओस हो रही है और उसकी ना खुजली हो रही है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमारे पास आसपास जो भी होता है हम उससे खुजाते हैं। तो उस औरत ने लिया और ये जो पंखे की डंडी होती है, और पंखा भी जो होता है वो हरा सा होता है, जी उसमें ना हाँ। कलर्स हैं थोड़े बहुत। जो जनरली जब यूपी में लाइट चली जाया करती थी, जी। तो हमारे सबके घरों में वो पंखे हुए हैं एक टाइम पे, और उसमें हम झलते भी थे, और उसका जो डंडी है उससे आप कमर खुजाते थे। हालांकि कई बार डांट पड़ती थी मम्मी लोगों से, पर जो कमर खुजाने का मजा है, जो आप पंखे की डंडी से खुजाते हैं, तो आप इन चीजों से रिलेट करते हैं कि अच्छा हाँ, वो जो सोने की खुशबू आती है, या फिर कभी इतनी ठंड लगती है आपको कि आप ना अपने जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं उन सबको आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं। मौसम के जो कहर होते हैं हाँ उसमें आपको क्या क्या याद आता है, या फिर आपके आसपास कोई कैरेक्टर है, कोई भी इंसान है, उसकी खूबी आपको कैसे दिखती है, या फिर अगर आप परेशान हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी चीजों में क्या चीज दिखती है। तो लिटरेचर का, कहानियों का, खास तौर से प्रेमचंद साहब की कहानियों का ये है कि वो आपको अपने आप से मिलाती है। जो होता है ना कि हम एक सामाजिक रैट रेस में लग जाते हैं एक टाइम के बाद कि हमें ये यस करना है, यस ये करना है, दीज आर द एग्जैक्टली। टारगेट, हाँ। नहीं दिस इज द टारगेट, मुझे 5 साल में ये बनना है, 10 साल में ये बनना है। तो उस चीज में क्या होता है कि वो हमने खुद की रेस में हम लग तो गए हैं, पर अपने आप से जो एक मिलना होता है, अपने आप से जो बातचीत करना होता है, वो हम भूल जाते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियां ऐसी हैं कि आप अपने शीशे के सामने खड़े हुए हैं और तब आप अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें, जितनी भी सच्चाई है जिंदगी की, जितने भी हमारे ये गरीब तबका है, या फिर जो बहुत छुआछूत माना जाता है उस चीज को, उनके जो हम हैं, उन्होंने जितना जद्दोजहद बर्दाश्त की है वो, और जितने हिपोक्रेटिक लोग होते हैं, उन्होंने कैसे गरीब लोगों को, जो कितने कमजोर लोग हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया है। भले ही आप कुछ नेशनल या फिर सोशल इश्यूज ले लीजिए, आप करप्शन ले लीजिए, आप चाइल्ड विडोहुड ले लीजिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन ले लीजिए, उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आए, और ऐसा भी नहीं किया कि बहुत हेवी कर दिया। देयर आर मेनी राइटर्स, लेजेंडरी राइटर्स, जिन्होंने ये टॉपिक्स लिए और वो हेवी कर दिए। इन्होंने बहुत हेवी भी नहीं किया, और ऐसे तरीके से सारी कहानियां लिखी कि वो आपके जहन में ना एक छाप छोड़ जाती ओके, तो आपका ये है। कहना है कि ये जिस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी को बहुत खूबसूरती से दिखा सकते थे, उनकी तकलीफों को जिस तरीके से वो बयां करते थे, ऐसी एबिलिटी जो है वो हम्म। आपको किसी और में आज तक देखने को नहीं मिली। हम्म।
और इतनी खूबसूरती से कि ना ही बिल्कुल लाइट किया है कंटेंट को, ना बिल्कुल हेवी किया है, इट इज इन बिटवीन। हाँ, तो ये कई बार होता है लेखक को, हाँ, सॉरी, कई बार होता है कि लेखक को आप पढ़ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा डार्क शेड में चला गया, बहुत ज्यादा डार्क, जी, तो आप फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि नहीं यार ये बहुत डार्क हो गया। एग्जैक्टली। तो उनकी स्टोरीज में ना, प्रेमचंद की स्टोरीज में ये बैलेंस है। हाँ, एक राइटर के लिए अगर आप देखें तो ये बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। और फिर जी हम जी ये देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि आपने आपने तो उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी फैजी, तो जी। आपको उनमें उनके जितने भी क्रिएशन है उनमें सबसे फेवरेट कौन सा है आपका और वो क्यों है? मेरा सबसे फेवरेट जो है वो है ईदगाह। ओके। ईदगाह में एक बच्चा है हामिद, हाँ उसके सारे दोस्त मेले में जाते हैं हाँ हाँ। और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, गरीब होता है तो बहुत कम पैसे होते हैं। सब लोग कुछ चाट पापड़ी खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, गुड़िया के पाल लगे किसी ने वो खा लिए, वो पैसे बचा रहे हैं कि नहीं यार कम पैसे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। और फिर लोग खिलौने खरीद रहे हैं, महंगे महंगे खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, तब भी वो सोच रहे हैं कि यार इससे क्या फायदा होगा। फिर उसको याद आता है कि यार घर पे खाना बनता है चूल्हे पे, तो दादी के या फिर मम्मी के ना हाथ जल जाते हैं, तो वो फिर चिमटा लेके आता है। जब सब लोग, सारे बच्चे खेल खिलौने इन सब में लगे हुए हैं, ऐसे पैसे बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे सुख मिल रहा है, पर उसको लगता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि घर वालों को मेरी वजह से खुशी मिले, कि हाथ जल जाते हैं, तो वो चिमटा लेके आता है। और जिस तरीके से वो अपनी बात सारे बच्चों के सामने पेश करता है कि अच्छा तुमने वकील का खिलौना लिया, अच्छा तुमने सिपाही लिया है, ये तो मिट्टी का है और अगर बारिश होगी तो घुल जाएगा, और इसका तो ये टांग टूट जाएगी। और जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी बात को सबके सामने रखता है मजबूती से, फिर में वो बाद में जाता है और चिमटा उनको देता है। तो वो जो पूरा मोमेंट है कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि यार घर पे इन चीजों से तकलीफ होती है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। तभी हम सब देखते हैं कि हमारे अंदर ना वो हामिद छुपा हुआ है कहीं, जो माँ बाप की जो तकलीफें होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और छोटी छोटी तकलीफों में देखता है कि कैसे हम ना छोटी सी चीजों से कुछ उनको आराम पहुंचा पाए। ओके, तो ये जो हामिद की स्टोरी आपने बताई, मुझे ऐसा लगता है शायद ये हम लोगों को बचपन में पढ़ाई भी जाती किसी बुक में, ये है शायद होली फेथ पब्लिकेशन की, बट बहुत से लोग इसको शायद आज तक गौर नहीं कर पा रहे होंगे या शायद कभी पहले नोटिस नहीं किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत अच्छा किया कि ये स्टोरी हमसे शेयर की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनने और समझने के बाद हमारी यूथ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो हमारे हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के जो हमारे पसंद करने वाले यंगस्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर अभी तक प्रेमचंद की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा होगा तो शायद अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर इस चीज से चेंज होने वाला है। जी, अब यूथ ने पढ़ना शुरू कर दिया है काफी, तो वो काफी राइटर्स को अब वापस से खोज रहे हैं। तो जितना पहले नहीं पढ़ा जाता था हिंदी लिटरेचर, अब लोग पढ़ रहे हैं। जी, और ये तो सही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए हिंदी लिटरेचर को उसका जो मान सम्मान है वो जितना ज्यादा मिल सके, जितना बेहतर मिल सके, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और प्रेमचंद तो उसके एक सितारे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग अभी उनको और ज्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, उन पर और खोज शुरू करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छी बात। जी। अच्छा फैजी, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये तो मुझे बता दिया कि प्रेमचंद बाकियों से अलग क्यों थे, आपकी प्रेमचंद की जो सबसे पसंदीदा रचना है वो क्या थी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी असल जिंदगी में भी, क्योंकि देखिए जो जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, या कोई टैलेंटेड सिंगर है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी कुछ चीजें या कुछ प्रॉपर्टीज अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं कई बार अडॉप्ट करने की। तो क्या आपने अपने स्टाइल या पर्सनालिटी में कभी भी प्रेमचंद की पर्सनालिटी से कुछ चीज इम्प्रेस होकर इंक्लूड करना चाहा है? जी, मैंने कुछ चीजें इंक्लूड की हैं, जैसे उनकी कहानी है एक ठाकुर का कुआं, जो जो हमारा क्लास सिस्टम है सोसाइटी का, वो बहुत अच्छे से दर्शाती है कि कुआं जो है वो ठाकुर का है, और वो बोलते हैं कि नहीं वो तो अछूत है, तो जितने भी अछूत लोग माने जाते हैं वो उस कुएं से पानी नहीं ले सकते। तो वो जो मजदूर है, जो बीमार है, उसके पानी में बदबू आ रही होती है, और वो लाचारी की वजह से इतना ज्यादा प्यासा हो चुका है कि वो बदबूदार पानी पी लेता है। एंड दैट इज दी रियलिटी कि जितनी भी दौर नया आता जा रहा है, कुछ चीजें सुधर रही हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो है ना है अभी भी, बस उनकी शक्ल बदल जाती है।
कि पहले ये इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। अब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, पर डेली रेसिज्म की जब हम बात करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम पूरे दिन में कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो हमें दर्शाती हैं कि हम कहीं ना कहीं रेसिस्ट हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने बोल दिया। कि जैसे किसी को बोलना होता है कि आप बुरे लग रहे हो, तो इंसान कभी कभी बोलते है कि तुम जो है ना उस जैसे लग रहे हो, या एग्जैक्टली, ये बहुत होता है है ना, कि हाँ। वो एक जाति का नाम ले देते हैं। यस यस एग्जैक्टली, थोड़ा हाँ। कंट्रोवर्शियल चीजों की तरफ वो चले जाते हैं। हाँ, और सही बात है, और आपका उनको कहना पता भी नहीं ठीक है। चलता है कि जैसे किसी के बाल अजीब से लग रहे होंगे, या फिर गंदा सा कपड़ा हो रहा होगा, कुछ ऐसे धुले हुए कपड़े नहीं होंगे, आवारा सा लग रहा होगा वो इंसान, तो उसको आप बोलते हैं कि अरे यार तू तो वैसा लग रहा है। हाँ, तो वो एक जाति आप नॉर्मली बोल रहे हो, पर आइडियली आप ये शो कर रहे हो कि वो जो जाति का नाम आप ले रहे हो वो नीति है। हाँ कि अभी भी हम क्या देखते हैं कि घरों में जितने भी हाउस हेल्प हैं, तो वो साथ में बैठ के खाना आज के वक्त में भी नहीं खा सकते हैं। वो नीचे बैठ के खाते हैं, या फिर अलग से किसी कोने में नीचे बैठ के खाते हैं पटरी पे। तो वो फिर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि यार उस काल में ये कहानी लिखी गई है जब एक इंसान इतना प्यासा है, इतना बीमार है कि अरे यार कुछ नहीं तो मैं बदबूदार पानी भी पी जाऊंगा। कि और कैसे उसकी जो बीवी है वो जाती है छुपते छुपाते कि कैसे मैं एक बाल्टी ले लूं बस ठाकुर के कुएं की, और फिर कोई आ जाता है तो बाल्टी फिर गिर के कुएं में चली जाती है और वो नहीं ला पाती है पानी। कि सब कुछ जो है वो ठाकुर का है, जमींदारों का है। जो इंसान मजदूर इतनी मेहनत करता है, फसल उगाता है, उसी को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं नसीब हो पाता है। जी जी। तो आपको ये चीज जो है, ये आपने जो देखा, पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो मजाक मजाक में भी लोग कई बार डिस्क्रिमिनेशन, कई बार रेसिज्म की तरफ चले जाते हैं, तो आपने ये चीज जरूर अडॉप्ट करी अपनी पर्सनालिटी में प्रेमचंद जी से, कि आप जी। इन डायरेक्शन में जाना हमेशा अवॉइड करती हैं। बाकी नमक का दरोगा मुझे बेहद पसंद है, और मेरे फादर ने नमक का दरोगा हमेशा हम लोग को सुनाई भी है कि कैसा एक इंसान है जिसको ईमानदारी की राह पर चलना है, और उसके उसूल इतने मजबूत हैं कि लोग इतना रिश्वत देने की उसे कोशिश कर रहे हैं, उसके उसूलों को टच से मस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे फादर ने वो कहानी शायद अपने कॉलेज टाइम के दौरान पढ़ी थी, नमक का दरोगा, और उन्होंने अपनी लाइफ में उसे उतार लिया। कि जब तक वो रिटायर भी हुए हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर माने गए हैं, कि जब उनकी एग्जाम में ड्यूटी लगा करती थी तो जितने लोग नकल किया करते थे उनकी हालत खराब हो जाती थी कि अरे हाँ सबकी ड्यूटी लगने वाली है अभी तो। अच्छा। और वो किसी भी चीज से नहीं हारे। कितने लोगों ने बहुत कोशिशें की, धमकियां देने की, रिश्वतें देने की, ये सारी चीजें, पर वो अड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अच्छा था कि नमक का दरोगा का जो कैरेक्टर है वो शायद मैं ही हूँ। ओके, तो ये ईमानदारी की जो इन्फ्लुएंस है, ये इनको प्रेमचंद की कहानी से मिली, और ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई इस वक्त, जो वो बहुत मतलब एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंस एक कहानी से अगर किसी की पूरी लाइफ का एक उसूल बन जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट है, मतलब है, और जहाँ प्रोफेशनलिज्म अपना रखना है वहाँ रखना है। तो अगर किसी एक राइटर की कहानी से कोई इतना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। जी, और तब तो उन्होंने सिर्फ एक ही कहानी पढ़ी थी। उस वक्त शायद कोर्स में हुआ करती थी, आगरा यूनिवर्सिटी में थे वो अच्छा, तब। तो एक और पहली कहानी से इतना इन्फ्लुएंस है, तो जरा सोचिए उन्होंने बाकी की कहानियां जब पढ़ी होंगी तो ना जाने पर्सनैलिटी में और कितनी ज्यादा बेहतरीन चीजें उन्होंने एक के बाद एक ऐड करी होंगी। ये आपको तो और ज्यादा बेहतर पता होगा। और जैसा कि आपने जी। बताया, आप खुद भी ऐड कर रही हैं उनकी कहानियों से पढ़ करके, सीख करके, तो मुझे ऐसा लगता है प्रेमचंद इज वन ऑफ दोज इन्फ्लुएंस जिन्हें तो शायद हम जैसे लोग जो इंडिया के मेंबर्स हैं और हम लोग जो सिटीजन हैं, हमें तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेक्शन ही सही अपनी लाइफ में उनको इंक्लूड करना ही चाहिए, अगर इतने बेहतरीन लेसन हमें उनसे मिल सकते हैं तो। अगर आप उनकी कहानी पढ़ लेते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ लेते ही हैं उससे। वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। ओके, ऑल राइट। हाँ, आपकी इतनी बातों से मुझे इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्रेमचंद की पर्सनालिटी और प्रेमचंद की कहानियां जो हैं वो बिल्कुल फुल ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के साथ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को हमेशा, मतलब जो यंग सिटीजन हैं, अब इनको ये कोशिशें करनी चाहिए कि इनफैक्ट
जो बाहर के राइटर्स और बाहर के पब्लिशर्स की इतनी जो किताबें पढ़ना, उनकी तारीफें करना, मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में भी कोई कमी नहीं है। और अगर आप कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है वापस से प्रेमचंद की कहानियां उठाएं और उन्हें पढ़ें, उन्हें साइट करें, तो इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, साइटेशन की अब हम बात करते हैं अर्शी, तो मैंने आपका एक बहुत पॉपुलर वीडियो देखा था जी टॉक्स का। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका वो ओवरऑल जो जी टॉक्स का एक्सपीरियंस था, क्योंकि देखिए जी टॉक्स तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जैसे जो भी यंग क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए मतलब जी टॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म अगर आप देखें जहाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स लोगों को देखते हैं और उनके काम को देखते हैं, उनको फिर उनकी जो अचीवमेंट्स है उनको देखते हैं, उनकी स्टाइल समझते हैं, तो जी टॉक्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने उनको लिखा था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। उन्होंने फिर अपने जो भी उनके राउंड्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, वो भेजे और मुझे लगा कि मेरी एक प्रोज है कि मैं औरत हूँ और कैसे आदम और हवा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने इस्तेमाल किया था। और जिस तरीके से जी टॉक वालों ने वेलकम किया और जिस तरीके से अपनाया और उसके बाद जो वो वीडियो आई है उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से देखा कि अच्छा ये कंटेंट को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि आदम और हवा की कहानी की सब जानते हैं कि वो शुरुआती जो लोग थे दुनिया के वो थे, पर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो आदम की दाई पसली से निकली थी, कि खुदा को लगा था कि नहीं आदम के साथ कोई होना चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे और उनके साथ हो हम सफर के तौर पे। तो उन्होंने आदम के ही पसली से हवा बनाई। तो कैसे हवा जो है वो बोलती है कि मैं औरत हूँ और मैं आदम की पसली से निकली हूँ, और कैसे कैसे फिर चीजों में एक्सप्लॉइट हुई हैं और कैसे अभी तक वही जो नस्ल है वो चलती आ रही है और क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं। भले ही आप बिजनेस वुमेन को ले लीजिए या फिर आप जनरली ले लीजिए, कैसे कैसे कंट्रीज में बहुत बड़ी जो कंट्रीज हैं उसमें भी जिन्हें मॉडर्न मानते हैं उसमें भी इतनी सारी चीजें हुई हैं पहले के टाइम में, बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। पर तब भी आज वो जो आदम और हवा की नस्ल है आज आपको दिखती है अपने सामने कि सारी चीजों को तय करते हुए, सारा सफर तय करते हुए वो फिर है। तो वो प्रोज सेक्शन मेरा बेहद पसंद किया गया था और मुझे काफी अच्छा लगा कि सब लोगों ने उस आइडिया को समझा। और उसके बाद काफी मेरे पास लेटर्स आए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है, पर कई बार आप उस मजहब के अंदर आपको उतना डेप्थ में नहीं पता था जी। और कैसे मैंने फिर उसको जर्नल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की, तो सब लोगों ने कहा कि वो कोशिश मेरी मुकम्मल थी। हाँ, वो तो बिल्कुल जी, मैंने भी वो वीडियो देखा एंड सच बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस चीज से, क्योंकि मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा था जो मतलब इस तरीके से किसी चीज को मैंने इतने ब्यूटीफुली साइट करते हुए विद ऑल द मीनिंग, वो जब मैंने देखा था तो मैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और वो मैंने मतलब जब मैंने देखा मैंने अपने घर वालों को भी दिखाया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग। और जैसा कि आपने बताया आपको बहुत से लोगों ने लेटर्स भी लिखे और बहुत ही आपको उसमें अप्रिसिएशन मिला, तो वो बिल्कुल उसके काबिल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके फैजी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अब आप जैसे एक ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं जहाँ पे आप अपनी सारी जो है अपनी क्रिएशन जितनी भी चीजें आप लिखती हैं, जो भी क्रिएटिविटी आप होती है चीजें जो आपकी क्रिएटिव, तो वो आप उसमें एक के बाद एक ऐड ऑन करती चली जाती है। तो आपका अभी नियर फ्यूचर में फिर उस पोर्टल को लेके और क्या आपके आगे के नए अपडेट्स आने वाले हैं? क्या अपकमिंग कोई बिग प्लान्स हैं जिनके बारे में आप उनसे शेयर करना चाहेंगी? जी, मेरा जो पोर्टल है ख्यालों की उड़ान, मैं उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रही हूँ। तो मेरी कोलैबोरेशंस चल रही हैं और कंट्रीज के साथ कि मेरे जो सेशंस हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, जिन आइडियाज को लेके मैं अपनी वर्कशॉप क्रिएट करती हूँ वो लोगों तक पहुंचे और पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। और बाकी मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ कुछ, तो यही कुछ चीजें हैं, कुछ कहानियां, किस्से, फिर उनको स्क्रिप्ट में तब्दील करना, फिर उनको वर्कशॉप्स में लेके आना और हर एक तरीके के इंसान पे लेके आना कि बिजनेस स्टोरी टेलिंग होती है और मेटाफोरिक स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स मेरी होती हैं। मैं 1-on-1 सेशंस देती हूँ, ग्रुप सेशंस देती हूँ और वेबिनार्स करती हूँ, ताकि जो आइडियाज हैं, जो लिटरेचर की एक ताकत है वो लोगों तक पहुंचे। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कलम की जुबान विद फैजी, तो द एल्केमी ऑफ सक्सेस विद पेन, तो ये सारे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि लिटरेचर और
जो एक कलम की ताकत होती है वो कितनी ज्यादा होती है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। ओके, तो आपका ये जो है मतलब कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छी चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं उस पोर्टल के हेल्प से, और जैसा कि अब आप बता रही कि आप इंटरनेशनल जाने वाली हैं इस चीज को लेकर के, जी तो जी। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड आई मस्ट से कि वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर ऑल दोस स्क्रिप्ट्स एंड ऑल द फ्यूचर प्लान्स दैट यू हैव फॉर ख्यालों की उड़ान। थैंक यू राहुल। Okay, Faizi, one last question actually I wanted to ask. It's not a question, it's just a request that we have a lot of young readers in our magazine, Torchlight magazine, and also, and hopefully there are a lot of listeners for this podcast as well. So I just wanted to ask you to give a message to all the youngsters, I mean to all the people who are completely influenced with literature and who are not influenced with literature as well. For the aspiring writers, for the people who want to create something or maybe want to be more productive or anything. So just one small message from your end. मेरा मैसेज यही रहेगा कि मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा आप पूरे दिन में निकालिए रीडिंग के लिए या फिर कुछ नई चीज पढ़ने के लिए। जैसे मैंने इनकी वेबसाइट देखी टॉर्चहर्ट, और मुझे पूरी वेबसाइट बेहद पसंद आई क्योंकि इसमें उन लोगों के काम थे जिन्होंने बहुत स्क्रैच से चीजें शुरू की और वो आगे तक पहुंचे हैं। कैसे उन्होंने रिस्क ली है, कैसे उन्होंने अनकन्वेंशनल स्टैंड लिए हैं कि एक वो टाइम होता है ना कि यार आगे क्या है, एंड फिर आप सोचते हो कि नहीं यार देखा जाएगा, अब मैं रिस्क लूंगी। तो वो मुझे कंटेंट में एक कशिश दिखी इनके, और उसका जो आइडिया मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं रिचर्ड ब्रांसन को काफी मैंने पढ़ा है, तो उनकी शुरुआती वक्त में जब वो कॉलेज के टाइम में थे तो उन्होंने स्टूडेंट मैगजीन निकाली थी जिसमें स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते थे, यूथ की प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ इश्यूज होते थे और कैसे वो चीजें बेहतर कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो होती थी। तो मुझे वो शबाहत आपके कंटेंट में दिखी, और कुछ जानने वाले लोगों का इंटरव्यू दिखा, और कुछ उन इंटरव्यूज में कुछ वो चीजें थी जो शायद हमें नॉर्मली नहीं पता होती हैं। तो आपने खकोलने की कोशिश की है कि आप सच्चाई, जो एक डीप चीज होती है हर एक कंटेंट की, हर जज्बे की, आप उसके सामने लेके आए लोगों के सामने। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, और यंगस्टर्स को थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहिए। हम सभी लोग ना वीडियोस बहुत देखते हैं, गाने सुनते हैं बहुत ज्यादा, वो भी जरूरी है और वो सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पर एक होता है कि आप किताब हाथ में पकड़ते हैं, किताब की जो खुशबू आती है, अगर नई किताब है उसकी अलग खुशबू है, पुरानी किताब है उसकी अलग अहमियत है, उसकी अलग खुशबू है। तो जब आप चीजें पढ़ते हैं और अपने आप पेन लेके उसमें अंडरलाइन करते हैं, वो ना एक अलग इम्पैक्ट डालता है आपकी जिंदगी में। पढ़ी हुई चीज आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कब साथ में आपका साथ देगी। हो सकता है आपने 10 साल पहले कोई चीज पढ़ी हो और फिर आपको अब जाके वो महसूस हो रहा है कि यार ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, और वो इतना हेल्प करे। तो आई बिलीव यू नीड टू टेक आउट टाइम एट लीस्ट 30 मिनट्स टू रीड समथिंग न्यू एवरी डे, एंड इट विल हेल्प यू। जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से आपकी मदद करेगी। ओके, थैंक यू सो मच फैजी फॉर द गोल्डन वर्ड्स। आई मीन आपने मेरी मैगजीन भी जो है उसको कहीं ना कहीं रिचर्ड ब्रांसन के एक कॉन्सेप्ट से काफी हद तक रिलेट किया, एंड आई एम रियली ऑनर्ड विद दैट। And thank you so much for being with us this time and sharing your knowledge, sharing your experiences, and sharing about those things which today's generation really needs to know about. So truly, I mean, you're doing a great job, and I hope that your international collaborations as well, they go pretty well. And thank you so much for being with us once again. Thank you so much, and thanks, Rahul, for the great work. I wish you all the very best. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, Faizi. Thank you so much for listening so far, everyone, and I'll see you in the next episode of Torchlight Podcast. Till then, stay inside, stay safe, and enjoy yourself.